नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग। आज हम मन्नू भंडारी द्वारा लिखित सजा इस कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी SYB हिंदी सामान्य 2 की कहानी है। मन्नू भंडारी स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानीकारों में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नई पीढ़ी की श्रेष्ठ कथा लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA तक की कक्षा उन्होंने पूरी की, उपाधि प्राप्त की। कोलकाता, दिल्ली आदि शहरों में अध्यापक की नौकरी मन्नू भंडारी जी ने की। उन्होंने हिंदी के वरिष्ठ कथाकार राजेंद्र यादव जी के साथ प्रेम तथा विवाह किया, परंतु वैचारिक मतभेदों के कारण वह अलग हो गए। नारी का मानसिक द्वंद्व, पारिवारिक तनाव, संघर्ष को वाणी देने का प्रयास मन्नू भंडारी जी ने किया है। नारी जीवन के विभिन्न प्रकार के आयाम उनकी कहानी के द्वारा उद्धृत है। उनकी कहानी में नारी की वेदना मुखरित हुई है। उनकी कहानियों में नारी के विविध आयाम दिखाई देते हैं। उन्होंने घर की नारी को घर के 4 दीवारी से बाहर निकालकर समाज के कार्यक्षेत्र में खड़ा किया है। जैसे वहाँ परिस्थिति का दबाव और मुक्ति का उल्लास दोनों दिखाई देता है। शिक्षा और सामाजिक विकास के कारण नारी जीवन में आए नए भावबोध को उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से अपनी कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत सजा कहानी में एक ईमानदार व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। कहानी में सामाजिक और मानसिक दोनों स्तर पर दिशाबोध कराने का प्रयास मन्नू भंडारी जी ने प्रस्तुत कहानी में किया है। अतः कहानी का नाम है सजा, अर्थात एक निरपराध मनुष्य को सजा हो जाने के बाद परिवार के एक आदमी की सजा पूरे परिवार की सजा किस तरह से बन जाती है, उसका विस्तृत विवेचन हमें इस कहानी में दिखाई देता है। प्रस्तुत कहानी में पिताजी को न्याय मिलने की अपेक्षा से बच्चों के मामा जी कृष्णकांत इंग्लैंड से आते हैं और वह सीधे पापा के घर पहुंच जाते हैं। बच्चों को साहस बांधने का काम करते हैं। घर की स्थिति अत्यंत बेहाल हो गई थी। छोटा पुत्र पुन्नू को चाचा के यहाँ पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। पापा पर झूठे आरोप लगाए गए थे और जिसके कारण न्याय मिलने की अपेक्षा से उनके दादाजी भगवान से प्रार्थना करते हैं। पापा और अम्मा लेखिका को बच्चे ही समझते हैं, परंतु यह 7 साल की आशा, मतलब यह छोटी जो आशा है, वह आशा घर के 7 आदमियों का दो समय का खाना बनाने का काम करती है तथा घर के सभी प्रकार के काम यह छोटी बच्ची करती है। अपने स्कूल की लड़कियों का सुखी जीवन तथा निश्चिंत जीवन उसे सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में ललचाता है। उन्होंने 9वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और पापा की अदालत के फैसले के दिन उनका हृदय बहुत ही घबरा रहा था। वह बहुत ही डर गए थे। उन्हें लगा कि क्या निर्णय होगा। उसी समय दादा और उन दादी अम्मा रोते रोते उसी दिन घर में प्रवेश करते हैं। बाबा ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेर, मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा, पापा को अदालत से ही जेल भेज दिया जाता है। सबको रोते हुए देखकर ये दोनों भाई बहन भी रोने लगते हैं। आशा स्कूल जाने पर उनकी जो सहेलियाँ हैं, कई सहेलियाँ इशारा कर कर कह देती है, हाय इन बेचारी के पिता जेल में गए हैं। कई सहेलियाँ दबी आवाज़ में कहती है, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। उसी समय उसके मन में विचार आता है कि राजा रामचंद्र ने कौन सी चोरी की थी जिसके कारण 14 साल का वनवास उन्हें भुगतना पड़ा। वह महाभारत के संबंध में सोचती है कि जिसके कारण वह पांडवों को अज्ञातवास हुआ, उसका क्या कारण था, उन्होंने कौन सा अपराध किया था कि जिसके कारण उन्हें अज्ञातवास हो गया। वह अपने मन में समझौता करने का प्रयास करती है कि शायद अपने परीक्षा के दिन है, अपने ये बुरे दिन है
और शायद बुरे दिनों में तथा प्रतिकूल परिस्थिति में समझ बढ़ती है। यहाँ अपराधी लोग बचकर चले जाते हैं और यहाँ उनके पिताजी को जेल की सज़ा हो गई, ये उन्हें अच्छा लगता नहीं। कृष्णकांत उनके मामा उनके चाचा से सवाल करते हैं, यहाँ निरपराध लोग बचकर चले जाते हैं और वह निरपराध होने के बावजूद उन्हें सज़ा कैसे हो गई। उसी समय काफ़ी भागदौड़ उनके मामा जी ने की, उनकी अपील मंजूर हो गई। पिताजी घर में आए, परंतु घर में आने के बाद बच्चों की इच्छा स्वाभाविक है कि पिताजी ने उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, परंतु पिताजी सीधे आकर अपने कमरे में चले जाते हैं, किसी के साथ वह बातचीत नहीं करते हैं। और पिताजी का भीतरी जो रुदन है वह रुदन बच्चों को बेचैन करता है। बच्चों की इच्छा स्वाभाविक है कि पिताजी ने उनके साथ बातचीत करना चाहिए, बोलना चाहिए। अम्मा व्यवस्था के साथ माँ जी को अपना निर्णय सुनाती है। वह माँ जी को कहती थी, माँ जी पुन्नू को गाँव लेते जाइए, वहाँ की स्कूल में उसे डाल दीजिए, यहाँ उनकी फीस जुटाना भारी पड़ जाएगा। आशा का फाइनल ईयर है, वरना उसे भी उमेश भैया के साथ मैं भेज देती, घर खाली कर देंगे। आशा के मन में विचार आता है, इतना छोटा सा पुन्नू उनके माता पिता को छोड़कर, उनके परिवार को छोड़कर गांव में जाकर वह अपने चाचा चाची के साथ वह कैसा रह सकता है। परंतु व्यवस्था थी, मजबूरी थी कि पुन्नू को गांव जाना पड़ा। पापा मुन्नू के गले में लगते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं और अपने छोटे से बेटे को विदा करते समय यह पिताजी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, अर्थात उनका भीतरी रुदन, उनकी करुणा आंसुओं के रूप में प्रवाहित होती है। परंतु व्यवस्था की स्थिति में मुन्नू गांव चला गया, नीचे का मकान खाली कर दिया गया। आशा भयंकर गर्मी में भी बिना पंखे से अध्ययन करने लगी। जुलाई के महीने में बाबा की चिट्ठी आई कि जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा पुन्नू को स्कूल में भर्ती कर दिया गया है और वो बेहद खुश है। पुन्नू के खुशी में परिवार के सभी लोगों ने अपनी खुशी मान ली। बाबा ने एक दुकान पर हिसाब किताब लिखने का काम शुरू कर लिया और इसीलिए उनसे मिलने वाले 25 रुपये अब वह पापा जी को भेज देंगे, 50 रुपये उमेश चाचा जी भेज देंगे और बचे रुपयों से, मतलब इतने सारे रुपयों से अपना वह निर्वाह करेंगे। आशा ने स्कूल की बस छोड़ दी, 3 मील पैदल वह स्कूल में चली जाती है। धूप बारिश सभी का वह सामना करती है, अर्थात मनुष्य के जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य को सब कुछ सिखा देती है। उसी तरह से विपरीत परिस्थितियों का सामना यह छोटी बालिका आशा करने लगी, ताकि अपने घर की जो सभी विषम परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों की समझ उसमें आई है। प्रतिकूल परिस्थिति में समझ बढ़ती है, अतः इन बालिका की समझ भी बढ़ गई है। पापा सस्पेंड होकर 2 साल 3 महीने हो गए। पारिवारिक निर्वाह के लिए घर के सारे गहने बेच दिए गए। वकील लूटमार करते थे। अम्मा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन किसी कारणवश उन्होंने आशा को पीटा और इसीलिए उनकी मन की भावनाएं आहत है। वह कह देती कि अपनी याद में उन्होंने माँ की पहली बार मार खाई थी और वह भी इसी उम्र में। शरीर में कम लगा, मन को ज़्यादा आहत हो गया, चोट मन में अधिक लग गई। इसी तरह से वह कह देती है कि दुख तो इस बात का और अधिक हुआ कि उन्होंने पिताजी के सामने पीटा, परंतु पिताजी कुछ बोले नहीं उन्होंने अम्मा को विरोध किया और नहीं मुझसे उन्होंने प्यार किया, नहीं मुझे समझाया। पापा अपनी ज़िंदगी से ही निराश हो गए थे और वह अपने पिताजी से पहले जैसे पिताजी स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी तरह से उनकी स्वाभाविक इच्छा है कि पहले जैसे ही पिताजी उनसे प्रेम करें। कांत मामा जल्दी जल्दी अदालत की सुनवाई चाहते थे, परंतु कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं, कानून तो अपने रफ्तार से चलते हैं। वकीलों का सभी खर्च कांत मामा
मामी से छुप कर करते थे, नहीं तो वह एक पैसा भी खर्च करने नहीं देती। घर की हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब हो जाती है। अम्मा की तबीयत भी दिन ब दिन बहुत ख़राब होने लगती है। उसे राजअस्थमा की बीमारी हो गई थी। बाबा की चिट्ठी आई कि जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि हिसाब किताब में कुछ भूल हो गई और इसीलिए उन्होंने नौकरी से उसे निकाल दिया गया और इसीलिए 50 रुपये की पेंशन में से केवल 15 रुपये ही वह भेज सकते हैं। आशा का छोटा भाई पुन्नू को वह उनसे मिलकर बेहद आनंद होता है। आशा गांव में पुन्नू को मिलने के लिए जाती है चाचा चाची के घर में। दोनों एक दूसरों के गले में मिलते हैं, बहुत रोते हैं, कारण उनका भीतरी रुदन आंसुओं के रूप में प्रवाहित होता है। उनके रोने में पुन्नू जो शिकायत कर रहा था वह शिकायत आशा की समझ में नहीं आ सकी। पुन्नू उनके चाचा के घर में बहुत डर कर दब कर वह रहता है। बच्चे दूसरों के घर में बहुत सहम कर रह सकते हैं। रात को सोते समय वह आशा को कह देता है, दीदी कल मुझे बुढ़िया के बाल खिलाना। उनके चाचा और चाची के जो लड़के हैं टिल्लू और पम्मी वह रोज़ खाते हैं। चाची उन्हें पैसे देती है और चाची कहती है कि छुप कर खाओ, लेकिन वह सामने खाते हैं। एक दिन वह उनका भाई अर्थात वह टिल्लू चिढ़ाकर उन्हें खा रहा था और इसीलिए उनके बाल उन्होंने खींच लिए गए, तो उन्होंने चाची से शिकायत की। चाची ने उसे जोरदार उनकी पिटाई की और इसीलिए चाची की शिकायत करते हुए वह कह देता है चाची बहुत ज़ोर से मारती है। अर्थात छोटे बच्चे की भीतरी जो वेदना है उस वेदना के कारण वह आहत हो जाती है। आशा अपने चाचा के घर में सभी प्रकार के काम करने का निश्चय करती है ताकि मुन्नू सुरक्षित रहेगा, अपना भाई सुरक्षित रहेगा। काम सभी को प्रिय होता है और काम करने के कारण भाई की मार कम हो जाएगी, ऐसी भोली भाली आशा इस बहन की है। कामों में व्यस्त देखकर उनके चाचा जी उनकी बहुत तारीफ करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। उन्हें कहते थे आशा तुम बहुत होशियार हो, घर के सभी काम कर लेती हो। चाची उसी समय कहती है मैं भी जब उसी उम्र की थी तो घर के सभी काम करती थी। आशा जब कभी अपने घर में काम करती थी अपने घर में, तब पिताजी अम्मा को डांटते थे। वह अम्मा को कहते हैं मैं अपनी आशा को डॉक्टर बनाऊंगा, उसे विदेश भेजूंगा। ये भटिया खाना करवाकर तुम मेरी बिटिया की जिंदगी खराब कर रही हो। चाचा के घर आकर अम्मा को उन्होंने नहीं लिखा था कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है, कॉलेज में वो भर्ती नहीं हुई है। वह रात दिन एक कर कर काम करती है और अपनी चाची के क्रोध को संभालने का प्रयास करती है। मुन्नू पर चाची की मार पड़ती थी, परंतु वह कुछ बोल नहीं सकती थी, न बोलना उसकी व्यवस्थित थी, परंतु भीतर से उसे बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब लगता था। बड़े प्यार के साथ वह अपने भाई को समझाती है थोड़े ही दिनों की बात है भैया, फिर हम अपने घर में चलेंगे, हम अम्मा और पापा के पास जाएंगे। चाची की बात मन में कसक उत्पन्न करती है। चाची उनके पिताजी के बारे में बच्चों को कहती है ऑफिस के 20,000 रुपये गायब कर कर गाड़ दिए गए और हमारा खून चूस रहे हैं, ये हमारे बड़े हैं। लानत है ऐसे बड़प्पन पर। परंतु आशा के मन में विचार आता है सचमुच पापा के पास पैसे होते तो इतने कष्ट के दिन वह झेलते, इतने कष्ट के दिन वह सहते। 21 तारीख को चाचा ने चाची के हाथ में अपनी तनख्वाह दी और उसी समय चाचा से ये चाची कह देती है कि अपने भाई साहब से लिख दो कि 50 रुपये अब नहीं भेजेंगे। इस महंगाई के ज़माने में दोनों को पालना अर्थात दोनों बच्चों को पालना बहुत भारी पड़ रहा है। यह हमारे भी बच्चे हैं, यह क्या खानगड़ी है। आशा को लगता है कि चाचा अगर 50 रुपये नहीं भेजेंगे तो 15 रुपये में वह अपने गुजारा कैसे कर सकेंगे। रोती हुई अम्मा और बिसुरते हुए पापा की प्रतिमा इस बेटी के सामने, आशा के सामने साकार हो जाती है। अपने घर की चिंता इस बेटी को परेशान करती है। दिसंबर के महीने में कांत मामा का एक पत्र आया और उस पत्र से पता हो गया
अम्मा अर्थात शारदा की तबीयत खराब हो गई है और इसीलिए मामा उसे अपने घर ले गए हैं। उनके पिताजी दिनेश जी ने कमरा बदल दिया है और पापा जी मजदूरों की बस्ती में अंधेरी सिलन भरी गलियों में बहते नालों के पास उन्होंने कमरा लिया है और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अम्मा बाबा की सीख के अनुसार बार बार उन्हें साहस देती है, भगवान के घर में देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं, पूरा परिवार बिखर जाता है। कांत मामा का विश्वास था कि अदालत का फैसला हमारे पक्ष से होगा। पापा को सस्पेंड होकर 4 साल गुजर गए थे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। दादाजी भगवान से कहते हैं, भगवान देर तो बहुत कर दी, अब अंधेर मत करना। यह अंधेर यह जो अज्ञान है या यह जो देर है ये किसी अंधेर से कम नहीं है, पर और अंधेर मत करना। मुन्नू और टिल्लू का परीक्षा परिणाम आ गया। टिल्लू सभी विषयों में पास हो गया लेकिन मुन्नू एक विषय में फेल हो गया और इसलिए उसे टिल्लू चिढ़ाता है, फेलूराम कहकर कहता है। चाची का उपदेश सुनने के लिए मिलता है। मुन्नू से घर में इतने काम करवाए जाते थे कि घर का काम करने के लिए मतलब उनका अध्ययन करने के लिए उसे समय ही नहीं दिया जाता था और इसीलिए उसका एक विषय फेल हो गया। छुट्टियां लगने पर आशा और मुन्नू को लगता है कांत मामा हमें बुलाएंगे ताकि माँ के साथ हमारी भेंट हो सकेगी, परंतु कांत मामा ने उन्हें बुलाया नहीं। आशा परेशान हो जाती है और परेशान होकर कहती है, मैं कभी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी। मुन्नू का हर साल एक विषय फेल होता रहेगा। अम्मा बीमार होकर मामा के घर में इलाज करती रहेगी। पापा निहायत गंदे कमरे में अपना खाना पकाते रहेंगे और दूसरे दिन अदालत का फैसला था। वे कांत मामा के साथ अदालत में गए। अम्मा बीमार होने के कारण वो अदालत में नहीं आई थी। पापा से भेंट हो गई। पापा से भेंट होने पर ये दोनों बच्चे उनके गले में जाकर लिपट जाते हैं। शाम को दादी बाबा भी आ गए थे। मुन्नू रात के समय अपने दादी से पूछता है, दादी अब तो हम पापा के साथ रह सकते हैं ना? तुम इतनी पूजा करती हो, भगवान से कहो हमारे पापा को छोड़ दो। प्रतिक्रिया स्वरूप ये दादी कह देती, हाँ बेटा अब तो तुम तुम्हारे पापा के पास ही रहेंगे और इसीलिए रात दिन मैं भगवान से यही तो प्रार्थना करती हूँ। मन्नू अपनी भावनाओं को उद्धृत करता है। वो कहता है कि अब मैं चाचा के पास नहीं रहूँगा, मैं तो पापा के पास ही रहने के लिए चला जाऊँगा। मैं क्लास में अब प्रथम आ गया हूँ। दूसरे दिन अदालत का फैसला था। पापा कटघरे में खड़े थे। बाबा दादी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जज ने फैसला सुनाया, परंतु जज ने सुनाया फैसला बच्चों के समझ में नहीं आया, लेकिन जज का आखिरी वाक्य बच्चों के समझ में आया, मुजरिम को रिहा किया जाता है। अतः परिवार के सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। बाबा कहने लगे, मैं कहता था ना बेटे, भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। आशा लिपटकर पापा के गले में लिपट जाती है और वह आशा अपने पिताजी को कह देती है कि पापा आप बरी हो गए, सुनते हैं आपको सज़ा नहीं हुई। पापा को विश्वास ही नहीं था कि वह उन्हें सज़ा नहीं हुई। अतः इस कहानी में पारिवारिक सदस्यों की आत्मीयता और आत्मीय भाव दिखाया गया है। प्रस्तुत कहानी में एक आदमी की सज़ा पूरे परिवार की सज़ा किस तरह से बन जाती है या पूरा परिवार वो सज़ा किस तरह से भुगतता है, उसका यथार्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है। परिवार की अत्यंत दयनीय स्थिति, करुण स्थिति हृदयस्पर्शी है, जो हमारे हृदय में एक करुणा उत्पन्न करती है। अतः कहानी का शीर्षक है सजा, अर्थात कथा वस्तु के रूप में सामाजिक और मानसिक दिशाबोध का चित्रण देखा। न्याय व्यवस्था का पर्दाफाश करने का प्रयास किया गया है। एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार की सजा किस तरह से बन जाती है उसका चित्रण है। और संबंधों में आया परायापन, अर्थात चाचा हो या चाची हो, बच्चों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं उनका चित्रण इस कहानी में हुआ है। पात्र तथा चरित्र के रूप में जब हम लोग इस कहानी का अवलोकन करते हैं, आशा
मुन्नू इस कहानी के प्रधान पात्र है, कारण ये सारी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। उनके साथ बच्चों के माता है, पिता है, दादा है, दादी जी है, चाचा है, चाची है, उनके बेटे टिल्लू और पम्मी, इन सभी का चित्रण पात्र तथा चरित्र चित्रण के रूप में इस कहानी में हुआ है। कथोपकथन के रूप में अत्यंत मार्मिक कथन इस कहानी में दिखाई देते हैं। जैसे रात के समय में यह मुन्नू अपनी दादी से पूछता है, वो उन्हें कह देता है, दादी अब तो हम पापा के पास रहेंगे ना, तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से कहो कि हमारे पापा को छोड़ दो। मतलब एक मार्मिक कथन इस कहानी के रूप में दिखाई देते हैं। चौथा तत्व देश काल वातावरण के रूप में जब हम लोग इस कहानी का अवलोकन करते हैं तो देश काल वातावरण के रूप में देरी से मिला हुआ न्याय यह किसी अन्याय से कम नहीं होता। आज की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में न्याय जल्दी नहीं मिल पाता, उसके लिए अनेक समय गुजर जाता है, कई समय गुजर जाता है, और ये देरी से मिला हुआ न्याय ये किसी अन्याय से कम नहीं होता। मध्य वर्ग की आर्थिक विपन्नता का चित्रण इस कहानी में हुआ है। घटती हुई आत्मीयता का चित्रण इस कहानी में है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्चे किस तरह से जीवन संघर्ष करते हैं उनका चित्रण इस कहानी में हम लोगों को दिखा देता है। भाषा शैली के रूप में पात्रानुकूल भाषा, प्रसंगानुकूल भाषा तथा संवादात्मक शैली इस कहानी में दिखाई देती है। और अंतिम तत्व उद्देश्य के रूप में इस कहानी में देखा, परिवार के एक व्यक्ति की सजा उस पूरे परिवार की सजा किस तरह से बन जाती है इसका चित्रण इस कहानी में हुआ है। अर्थात यह रिश्तों में आया हुआ जो परायापन है, बढ़ती औपचारिकता और घटती हुई संवेदनाओं का चित्रण इस कहानी में हुआ है। अर्थात अपने माता और पिता से या अपने माता और पिता अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। माता माता होती है, पिता पिता होती है। धन्यवाद।